प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरे वक्तव्य का विषय है भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कुछ विद्वान 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और सही सत्य ये है कि सन 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को हिंदी साहित्य के अंदर आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, उसी प्रकार आधुनिक काल को भी कई भागों के अंदर विभाजित किया गया। सर्वप्रथम काल आता भारतेंदु युग के अलावा आधुनिक काल को अन्य उपभागों में भी बांटा गया है, विभाजित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनके उपविभाग इस प्रकार से। सर्वप्रथम हम डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है आधुनिक काल के उपरांत, उसका अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल सन 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा आता है जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। कई विद्वान जो है इसको 18 तक ही मानते हैं। छायावादी युग तीसरा आता है सन 1918 से 1936 ईस्वी तक, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसको 1938 ईस्वी तक माना है। नेक्स्ट आता है प्रगति प्रयोग काल सन 1938 से 1953 ईस्वी। सन 1938 से 1953 ईस्वी, इसको छायावादोत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अद्यतन आज तक का जो साहित्य है उसको नवलेखन काल के नाम से जाना जाता है। उक्त वर्गीकरण काव्य की दृष्टि से है, यानी कविता की दृष्टि से इसका वर्गीकरण हमने किया है। गद्य में हुए विकास को अलग ढंग से समझा जा सकता है, यानी जो गद्य विधाएं हैं आपकी, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, उसका विभाजन जो है अलग ढंग से किया गया है। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि यह मानककरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया, यानी इस काल का नामकरण बाबू हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया, उनकी महिमा का मंडन करने के लिए, उनके व्यक्तित्व को बताने के लिए। क्योंकि भारतेंदु जी का रचना काल सन 1850 ईस्वी से 85 तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 में संभाला था। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, यानी सरस्वती पत्रिका शुरू तो हुई थी 1900 ईस्वी के अंदर, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है, यानी यह उचित है। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुख लाल की भाषा का पंडिताउपन है, यानी भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के अंदर जो गद्य की भाषा थी उसके अंदर विद्वता दिखाने का प्रयास नहीं किया है, न ही उसके अंदर लल्लू लाल का ब्रिज भाषापन है और न ही सदल मिश्र का पूर्वीपन। कहने का भाव क्या है कि भारतेंदु जी के काल के जितने भी लेखक थे उन्होंने उनकी कॉपी नहीं की, उनकी नकल नहीं की, बल्कि एक नई परिपाटी से हिंदी गद्य लिखने का कार्य किया। शिव प्रसाद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा बोली का पुट लिए हुए थी, यानी आगरा के आसपास की जो भाषा है
उसका प्रभाव जो है उनकी भाषा में दिखाई देता था। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उपर्युक्त जितने भी विद्वानों का मैंने वर्णन किया है, भारतेंदु जी ने किसी भी विद्वान की, किसी भी लेखक की भाषा की नकल नहीं की, बल्कि अपने नए ढंग की भाषा का विकास किया। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। यानी भारतेंदु जी ने सिर्फ गद्य भाषा का ही संस्कार नहीं किया, बल्कि जो काव्य रचना करने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था उसको भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है, उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। यानी पहले जो परिपाटी चल रही थी कि कविता ही कविता लिखी जा रही थी, भारतेंदु जी ने उस परिपाटी को बदल करके नवीन जो गद्य के लिखने के मार्ग थे उनको सुझाया, उनकी तरफ अग्रसर हुए। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगला लेखक कर चुके थे। यानी भारतेंदु जी से पहले नाटक और उपन्यास लिखने का कार्य बंगला भाषा के लेखक थे वो कर चुके थे। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतेंदु जी ने नाटक और उपन्यास की विधा को जो है बंगला साहित्यकारों से अडॉप्ट किया, ग्रहण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु जी के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, यानी जो भारतेंदु जी ने नाटकों और उपन्यासों के लिए योगदान दिया है, सहयोग दिया है, उसके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी टिप्पणी करते हैं। हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। यहाँ आचार्य शुक्ल जी हमें बताते हैं कि जो हम साहित्य रीति काल में लिख रहे थे वो क्या था, नक्षिक वर्णन था, और उसमें जो सामान्य जन है, साधारण मनुष्य हैं, उनसे हमारा विच्छेद हो गया था, हम उनसे अलग हो गए थे। लेकिन भारतेंदु काल में भारतेंदु जी ने नए नए विषयों को उठा करके समाज को साहित्य की तरफ परिवर्तित करने का कार्य किया। भारतेंदु जी की मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाई, जो हिंदी भाषा जनता की बोली थी। यानी जो हमारा सामान्य जनता हिंदी भाषा को बोलती थी, भारतेंदु जी ने उसी खड़ी बोली के अंदर लिखने का कार्य किया। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया था, सुलझ गया था। यानी आपने इससे पहले देखा कि कोई विद्वान जो है उर्दू को साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में है, कोई ब्रिज भाषा को बनाने के पक्ष में है, लेकिन भारतेंदु जी ने खड़ी बोली हिंदी को जो है अपने साहित्य में प्रयोग करने के लिए प्रयास किया। अब आगे विद्यार्थियों हम भारतेंदु जी का जो साहित्यिक मंडल था उनके बारे में विचार करेंगे। मंडल समूह, यानी उस समूह के अंदर कौन कौन से साहित्यकार जो है आते हैं। भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की। कहने का तात्पर्य क्या है कि भारतेंदु जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान जो है सन 1885 ईस्वी में हो गया। यानी इतने अल्प समय में ही 35 वर्ष के काल में भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की और इतने अल्प काल में उन्होंने साहित्य मंडल की स्थापना की। साहित्य के लिए एक अच्छा खासा लेखकों का मंडल तैयार कर दिया और जिनमें प्रमुख लेखक कौन कौन थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और पंडित बालकृष्ण भट्ट जी के नाम आदर के साथ लिए जा सकते हैं।
आगे प्रश्न उठता है कि भारतेंदु जी किस शैली में लिखते थे, किस प्रकार से लिखते थे, कैसे विषय उठाते थे। तो यहाँ ये बताना उचित रहेगा कि भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं, दो प्रकार से वो लिखते थे। कैसे? एक तो भावावेश शैली, दूसरे कथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है, तथा दूसरी शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। भावावेश शैली यानी जो भाव के आवेश में आकर के जिस शैली का निर्धारण करते थे, वहाँ उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों को बनाया और उसके अंदर कैसी सरल सहज भाषा का प्रयोग किया। जो कथ्य निरूपण शैली है उसके अंदर उन्होंने सुसंस्कृत भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया। इसी श्रृंखला के अंदर आगे आते हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी विनोदी प्रकृति के थे, हंसमुख स्वभाव के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भावभंगिमा भी दिखाई पड़ती थी। भावभंगिमा क्या होती है? जैसे वो विचार बोलते थे, उन विचारों का जो हमारे आँखों पर, मुंह पर, हाथ पर जैसा प्रभाव पड़ता था, वे उसके अंदर भी लक्षित होते थे। नेक्स्ट आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनके लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। यानी जो इससे पहले वाला काल कौन सा था? रीति काल था। उसकी जो परंपरा थी लिखने की, उसकी जो पद्धति थी, उसके लक्षण किस लेखक के लेखकों में या रचनाओं में मिलते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। नेक्स्ट आते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। इनकी भाषा स्पष्ट और इनकी दूसरी क्या विशेषता थी? ये अपने भाषा में खरी खरी बात को कहने वालों में थे। यानी ये कोई उदाहरण दे करके लाग लपेट करके अपनी बात को नहीं कहते थे, बल्कि स्पष्ट साफ शब्दों में अपने बात को कह देते थे। नेक्स्ट आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी भाषा शैली शब्द शोधन यानी शब्दों को शुद्ध करने में और अनुप्रासिकता से युक्त है। यानी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है इनकी भाषा शैली के अंदर अत्यधिक मात्रा में हुआ है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। यानी उपर्युक्त हमने भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखकों का अध्ययन किया, चाहे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, उनमें क्या विशेषता, क्या गुण दिखाई दिया कि वो सजीवता और जिंदा दिली के उदाहरण हैं। उनकी रचनाओं में सजीवता दिखाई देती है और जिंदा दिली यानी मर्दों की भाषा के अंदर उन्होंने क्या किया है? अपने विचारों को व्यक्त किया है। सभी लेखकों के अंदर हास्य और विनोद का पुट दिखाई देता है। यानी उनका सिर्फ गंभीर विषयों पर ही कलम या लेखनी नहीं चलती थी, लिखने का तात्पर्य नहीं होता था, वो हास्य विनोद की बातें भी लिखते थे। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष क्या? जो हमारे संस्कार हैं, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके अंदर किस प्रकार से हम पर्व मनाते हैं, कैसे अतिथि सत्कार करते हैं, किस प्रकार से रीति रिवाजों का पालन करते हैं, ये सारी बातें भारतेंदु मंडल के लेखकों में देखने को मिलती हैं। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। यानी भारतेंदु जी ने गद्य लेखन का कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? नाटकों से। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। विद्या सुंदर जो है बंगला भाषा में लिखित नाटक था, लेकिन भारतेंदु जी ने इसका अनुवाद कौन सी भाषा में किया? हिंदी भाषा में।
नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी सबसे पहले भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। इससे पहले जो नाटक होते थे उनको रंगमंच पर, स्टेज पर प्रस्तुत नहीं किया जाता था। अब इस काल में भारतेंदु मंडल के जितने भी साहित्यकार हैं उन्होंने नाटकों का मंचन शुरू किया। यही नहीं, ये लोग क्या स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे, यानी जो नाटक लिखते लिखते नहीं थे बल्कि उनके अंदर वो अभिनय का कार्य भी करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था, यानी किसी पात्र की भूमिका उन्होंने निभाई थी। और इसे देखने के लिए काशी नरेश यानी काशी का महाराजा महाराज नारायण सिंह पधारे थे, क्योंकि पहले मनोरंजन का साधन जो है नाटक ही होते थे। इसलिए काशी का जो महाराजा था, कौन, महाराज नारायण सिंह, इस नाटक का अभिनय देखने के लिए आए थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूंछ मंडवाने की आज्ञा ली थी। यानी प्रताप नारायण मिश्र जी को किसी ऐसे पात्र का अभिनय करना था जिस पात्र के मूछें नहीं थी, और मूछें जो है पुरुष के स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती हैं। मूछें कटवाना, मुहावरे भी आपने सुना होगा, वो क्या है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, कि इसका मतलब क्या होता है, इज्जत गवा देना। तो इसलिए हमारा जो लेखक थे, कौन, प्रताप नारायण मिश्र जी, उन्होंने इस नाटक में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से पहले मूछ मंडवाने की आज्ञा ली। लगभग बंगला भाषा के अनुकरण पर ही हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ा था। नोवेल भी जो है पहले बंगला भाषा में ही लिखे जाते थे, और धीरे धीरे कालांतर के कारण हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यासों का भी रुझान पैदा हो गया। हिंदी का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास द्वारा कृत है, जिसका नाम क्या है, परीक्षा गुरु। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू, और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की रचना की। यानी हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। इसके बाद जो है उपन्यास की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसको आगे बढ़ाने में राधा कृष्ण दास और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने अपूर्व सहयोग किया। इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी, यानी जो दूसरी भाषाओं के अंदर उपन्यास लिखे जा रहे थे उनका भी दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यानी उस समय उपन्यास परंपरा सबसे उत्कर्ष पर कौन सी भाषा की थी, बंगला भाषा की। इसीलिए ठाकुर जगमोहन सिंह ने और प्रताप नारायण मिश्र ने बंगला भाषा के कई उपन्यासों का हिंदी में रूपांतरण किया। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मंजी हुई नहीं थी, यानी शुरू में जो भी कोई कार्य करते हैं उसके अंदर इतनी कुशलता हमारे अंदर नहीं होती, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। इसी प्रकार इन उपन्यासों को जो अनुदित किया है उनकी भाषा ज़्यादा मंजी हुई नहीं थी, यानी ज़्यादा शुद्ध नहीं थी। तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग से सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था। यहाँ कहने का भाव क्या है कि जो समाज की परिपाटी थी, जो हमारा इतिहास था, उनको पढ़ने के लिए पाठकों को एक नया प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की पत्र और पत्रिका, यानी भारतेंदु जी ने नाटक उपन्यास परंपरा को साहित्य में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि भारतेंदु जी के काल में ही
बहुत सारे पत्र और पत्रिकाओं का संचालन भी शुरू हो गया। भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी थे और यशस्वी पत्रकार भी थे, यानी सिर्फ लिखते ही नहीं थे, वो अपना पत्र और पत्रिकाओं का संचालन भी करते थे। और भारतेंदु काल के प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का विवरण इस प्रकार से है। पत्र या पत्रिका का नाम, संपादक, प्रकाशन संस्थान। जैसे सदार्श पत्रिका है, इसको निकालने वाले या इसका संपादन करने वाले हैं लाला श्रीनिवास दास, और ये निकलता था दिल्ली से। हिंदी दीप्ति प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री, ये निकलता था कोलकाता से। काशी पत्रिका निकालते थे बालेश्वर प्रसाद, और ये नाम से ही स्पष्ट है ये कहाँ से निकलती थी, काशी से। भारत बंधु, इनके प्रकाशक थे तोताराम, और ये कहाँ से निकलती थी, अलीगढ़ से। भारत मित्र, आपको यहाँ मैं बता देती हूँ कि भारत मित्र प्रथम पत्र है जिसको रुद्रदत्त कोलकाता से निकालते थे। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट कहाँ से निकालते थे, प्रयाग से। आर्य दर्पण, बख्तावर सिंह, ये भी प्रयाग से निकलती थी। सार सुधा निधि, सदानंद मिश्र, ये पत्रिका निकलती थी कोलकाता से। भारत सुदशा प्रवर्तक, गणेश प्रसाद, ये पत्रिका निकलती थी फर्रुखाबाद। आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और ये कहाँ से निकलती थी, आनंद कादम्बिनी, मिर्ज़ापुर से। ब्राह्मण, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, और ये निकलती थी कानपुर से। सदाचार मार्तंड, लालचंद शास्त्री, सदाचार मार्तंड, लालचंद शास्त्री, ये निकलती थी जयपुर से। यहाँ बच्चों आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो हमारा प्रथम पत्र था वो था उद्दंड मार्दंड, जो कलकत्ता से निकलता था, लेकिन इसके आगे सदाचार शब्द लिखा हुआ है, तो ये भारतेंदु काल का पत्र है। भारत जीवन, रामकृष्ण वर्मा, ये निकलता था काशी से। भारतेंदु जो पत्रिका है भारतेंदु जो पत्र है राधाचरण गोस्वामी वृंदावन से निकालता था। इनमें से कुछ पत्रिकाएं कुछ समय के बाद ही बंद हो गई, यानी उन पत्र पत्रिकाओं का चलन जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उसका कारण कोई भी रहा होगा, परंतु कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी की बड़ी सेवा की। ऐसी पत्रिकाओं में प्रमुख है, यानी कुछ पत्रिकाएं तो काल के बाद कुछ समय के बाद बंद हो गई, लेकिन कुछ पत्रिकाएं लंबे समय तक चली और उन्होंने हिंदी साहित्य की बड़ी सेवा की, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आर्य दर्पण, भारत मित्र, ब्राह्मण और आनंद कादम्बिनी। आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी ये पत्रिकाएं इनके संपादकों के प्रयास से निकलती रही। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था। गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे। हमारी आर्थिक स्थिति भारतीयों की अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन संपादकों ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए, आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने पत्र और पत्रिकाओं को जारी रखने का कार्य किया। ये इनका बड़ा प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य था। कोलकाता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादकत्व में तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के संपादकत्व में निकला। यानी जो भारत मित्र पत्र है उसका प्रकाशन कौन करता था, छोटूलाल मिश्र, और ये कहाँ से निकलता था, कलकत्ता से। इसी प्रकार से मित्र विलास नामक पत्र जो है पंडित गोपीनाथ निकालते थे। उसी समय ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव पत्रिकाएं भी निकलती थी, जिनमें हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में लेख लिखे जाते थे। ये तो पत्र थे, और नीचे जो मैंने आपको बताया है ज्ञान प्रदायिनी और हिंदू बांधव, ये पत्रिकाएं भी निकलती थी,
और ये दो दो भाषाओं के अंदर निकलती थी, हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, क्योंकि हमारा भाषा के आधार पर बंटवारा तो 1947 ईस्वी में हुआ जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। उससे पहले दोनों भाषाओं के अंदर साहित्य लिखा जाता था। कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 ईस्वी में निकाली। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी के अंदर उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। हरिश्चंद्र मैगजीन कैसी पत्रिका थी? मासिक, जिसका 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र जी ने नाम बदलकर क्या रख दिया? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र पत्रिका के द्वारा ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं भी लिखते थे और उनके मंडल के, यानी उस भारतेंदु मंडल के अंदर और बहुत सारे सदस्य थे, लेखक थे, उनकी रचनाएं भी वो छापते थे। इस समय के हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वह इस काल में थम गई। यानी इन लेखकों ने मिशनरी भाव से काम किया और पहले बंगला भाषा के अंदर, मराठी, अंग्रेजी के अंदर जो अनुवाद की परंपरा थी वो जो है हिंदी भाषा में भी आ गई, और जो पहले वाली परिपाटी थी, परंपरा थी, या जो भाषाओं का चलन था वो थोड़ा सा कम हो गया। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी ने सन 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली। बाल बोधिनी पत्रिका उनकी किस पर आधारित थी? नारी शिक्षा पर। इसलिए इस प्रकार से भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। अब आते हैं, भारतेंदु जी का जो जीवन था बड़ा कम था। 35 वर्ष की आयु में ही इस माँ भारती के सपूत ने भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। यानी जो साहित्य लिखने का कार्य माँ भारती का किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कृतित्व का विवरण इस प्रकार है। मौलिक नाटक, यानी भारतेंदु जी 2 प्रकार के नाटक लिखते थे, एक मौलिक नाटक और दूसरे अनुदित नाटक। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मौलिक नाटक कौन से होते हैं? जो मूल रूप में भारतेंदु जी ने स्वयं लिखे। और अनुदित नाटक, मान लो किसी ने अंग्रेजी भाषा में लिख दिया, बांग्ला भाषा में लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, उन नाटकों का भारतेंदु जी ने क्या किया? अनुवाद किया, ट्रांसलेशन की। सबसे पहले हम उनके मौलिक नाटक लेते हैं। यहाँ एक बात आप और ध्यान से देखना, भारतेंदु जी के जितने भी मौलिक नाटक हैं, उनके नाम जो है हमारी हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा से संबंधित है। जैसे वेद की हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विषस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये इनका प्रहसन है, व्यंग्य शैली में लिखा हुआ है और काफ़ी पॉपुलर है। प्रेम जोगिनी, सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है। इसके बाद आते हैं इनकी अनुदित श्रृंखला के अंतर्गत विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, ये 9 इनके अनुदित नाटक हैं। मुद्रा राक्षस और इनका जो पाखंड विडंबन है या दुर्लभ बंधु हैं, ये जो हैं बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आते हैं कि इनके और काव्य की कौन सी रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं के अंतर्गत आते हैं प्रेम श्रवण वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रताप, प्रेम प्रलाप, गीत
राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, रामलीला। बकरी विलाप भी इनका एक व्यंग्यात्मक काव्य और ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत प्रसिद्ध है। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी और इनका फूलों का गुच्छा, प्रेम पचासा, ये भी काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है जो गिने चुने हैं। हमीरहठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, यानी इन्होंने 4 ही उपन्यासों की रचना की है जिनके नाम है हमीरहठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती। इसके बाद इनका एक और भी है सावित्री। सावित्री चरित्र भी इनका एक उपन्यास है। आगे आते निबंधों की श्रृंखला के अंदर भी, यानी निबंध विधा के ऊपर भी भारतेंदु जी ने कार्य किया। पहला निबंध है इनका सबई जाति गोपाल की, सबई जाति गोपाल की। दूसरा है मित्रता, तीसरा है सूर्योदय, चौथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, और 5वां है जयदेव, छठा है बंग भाषा की कविता, बंग भाषा की कविता, और 7वां है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो, कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, ये इनका काफ़ी चर्चित निबंध है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो। इसके बाद इन्होंने इतिहास ग्रंथों की भी रचना की है। इतिहास ग्रंथों की श्रृंखला में इनके 2 ही इतिहास ग्रंथ आते हैं, कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, कश्मीर सुषमा और बादशाह दर्पण। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद जी भी अच्छे कवि थे, यानी भारतेंदु जी को काव्य रचना की प्रेरणा अपने परिवार से ही, अपने पिताजी से ही मिली। उनके पिताजी जो गोपाल चंद जी थे वो भी हिंदी के एक अच्छे कवि थे और गिरधर नाम से कविताएं लिखते थे, गिरधर दास नाम से वे कविताएं लिखते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु कौन थे? पंडित लोकनाथ जी। उनके सानिध्य में उन्होंने क्या किया? काव्य रचना करने का कार्य किया। भारतेंदु जी के नाटकों, निबंधों में विषय वैविध्य था, यानी भारतेंदु जी ने चाहे निबंध लिखे, चाहे नाटक लिखे, चाहे उपन्यास लिखे, उनके अंदर भिन्नता थी, एक जैसे नहीं थे। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है, यानी जो चंद्रावली नाटिका है उन्होंने प्रेम का एक अच्छा रूप जो है इसके अंदर वर्णित किया है। नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है कि अंग्रेजों के कारण देश की दशा कैसी हो रही थी, उसका उन्होंने वर्णन किया है। विषय से विषम औषधम में देशी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। देशी रजवाड़े कौन से थे? जो हमारे भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे, किस प्रकार से विश्वासघात करते थे, उन षड्यंत्रों का वर्णन किया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। जोगी, जोग नाम से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये किससे, धर्म से संबंधित है, और जो धर्म के अंदर जो पाखंड किए जाते थे उनका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता, प्रकृति वर्णन आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने पत्रों, पत्रिकाओं, रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त, समाज में फैली हुई, समाज को जकड़ी हुई कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया, यानी उनके ऊपर प्रहार किया है। भारतेंदु युग के कवियों में भारतेंदु जी के अतिरिक्त अन्य जो कवि थी
उनकी भी काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनमें सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दत्त, राधाचरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में जो गीत हैं, यानी भारतेंदु जी ने नाटकों के अंदर जिन गीतों का सृजन किया है, उनमें एक और तो भारत के अतीत का गौरव अंकन किया गया है। यानी उन नाटकों में बताया गया है कि भूतकाल में हमारा भारतवर्ष कैसा था, और दूसरी ओर वर्तमान की अधोगति का वर्णन किया गया। दूसरी तरफ जो हमारा पतन हो रहा है, हम किस गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका नाटकों में वर्णन किया। प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा, हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा आदि कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। यानी जो हमारे इस मंडल के कवि हैं, उनकी कविताएं भी काफ़ी चर्चित रही। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविताओं में भी समकालीन कवियों का उद्घाटन किया गया है। समकालीन विषयों का, कवियों का नहीं सॉरी, समकालीन विषय, जो विषय उस समय चल रहे थे, उनका वर्णन किया गया है। बद्री नारायण चौधरी की कविताओं में भी समकालीन विषयों का उद्घाटन किया गया है। उनकी कविताओं में देश की तत्कालीन दशा का भी यथार्थ चित्र अंकित किया गया। यानी सिर्फ भारतेंदु जी एक ऐसे कवि नहीं थे जिन्होंने उस समय देश की जो तत्कालीन दशा थी, उस समय की जो स्थिति थी, उस समय के जो हालात थे, उनको अपने नाटकों, उपन्यासों या कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया हो, बल्कि उनके मंडल के जितने भी लेखक थे, कवि थे, सभी ने उन विषयों को गहराई से, गंभीरता से उठाया और समाज के सामने उनकी सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, उपयुक्त विषय के अनुसार हमने जो है भारतेंदु काल कब से शुरू होता है, या हम भारतेंदु काल या आधुनिक काल को नवजागरण काल के नाम से क्यों संबोधित करते हैं, क्यों जानते हैं, या उसका नामकरण भारतेंदु के नाम पर क्यों किया, उसके बारे में बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाता है। आपने देखा कि भारतेंदु जी का जो बहुत कम समय था, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्वविख्यात साहित्य की रचना की। चाहे उनके नाटक हैं, काव्य कृतियाँ हैं, उपन्यास हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उन्होंने उन सभी का बड़ी गहनता से, गंभीरता से अध्ययन करके समाज का दर्पण बनने का, या समाज के लिए दर्पण बनाने का प्रयास किया। और उन्होंने इसके अंदर, पहले आप देख रहे थे आदिकाल और रीतिकाल के अंतर्गत काव्य रचनाएं होती थी, लेकिन भारतेंदु के काल में आकर के अनेक गद्य विधाओं का जन्म हुआ, जिनमें आपने क्या पढ़ा, उपन्यास, नाटक, काव्य, पत्र पत्रिकाएं। इसी कारण उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने और उनके मंडल के लेखकों ने किया। इसीलिए उपयुक्त काल को, यानी आधुनिक काल को भारतेंदु काल भी कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ विद्यार्थियों, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस काल के जो रचनाकार हैं ज़्यादा नहीं है, लेखक कवि ज़्यादा नहीं, इनकी संख्या कम है, लेकिन परीक्षा में इससे संबंधित, इस काल से संबंधित 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। कई बार वो पत्र पत्रिकाओं का उनके संपादक के साथ या किस स्थान से वो निकलते हैं उनसे मेल करवाते। कई बार क्या करते हैं, किसी कवि की, लेखक की कोई रचना दे देती हैं, उन रचनाओं का आपस में मेल करवाते हैं। इसलिए जो मेरा विस्तार व्याख्यान है, उसके अंतर्गत मैंने लगभग भारतेंदु काल से संबंधित जितने लेखक थे, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, जितने कवि थे, उनके प्रसिद्ध कविताएं थी, उन सब का समावेश करने का प्रयास किया है। जो विद्यार्थी पहले इस चैप्टर को पढ़ करके उनके बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु जी ने किन किन विधाओं पर कलम चलाई,
कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन से नाटक लिखे, कौन से कविता संग्रह लिखे, या कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, इन्हीं अध्याय से निकलते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे लेखक हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं, कौन सी कविता की पंक्ति है, कौन सी रचना है, किस कवि ने लिखी, कब लिखी, किस विषय से संबंधित है। इस प्रकार से ये जो प्रश्न हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। और चाहे आपकी नेट की परीक्षा है, जेआरएफ की है, एचसीएस है, आईएएस है, यूपीएस की परीक्षा है, या कोई और महत्वपूर्ण परीक्षा है, उनमें से आधुनिक काल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता रही हूँ या बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि ये जो रचनाएं हैं, जो समय है भारतेंदु काल, ये बीत चुका है। इसमें कुछ नई चीज़ें तो आप ऐड कर नहीं सकते। इसलिए जिन लेखकों ने जो रचनाएं लिखी हैं यथास्थिति पे रहेंगी, बढ़ने का तो चांस ही नहीं है। इसलिए इनका अध्ययन अच्छे से करो। इस काल की जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनका अध्ययन आप अच्छे से करो, ताकि अगर आपसे इस काल में से पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आप उसको हल कर सको, कोई रचना पूछी जाए उसको हल कर सको। जो काव्य की पंक्तियां हैं, काव्य की विशेषताएं हैं, या उस समय का जो हमारा समाज की, धर्म की, राजनीति की जो परिस्थिति थी, उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो उसको हम बगैर रटे समझ करके आसानी से कर सकते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरा यूँ देखो कि 40 साल का अनुभव बोल रहा है, बता रहा है कि जो चीज़ें हम रटते हैं वो हमें कुछ समय के लिए याद होती, लेकिन जो चीज़ें हम समझ करके याद कर लेते हैं वो जीवन पर्यंत हम भूलते नहीं हैं। अब इसमें क्या है कि जो नाटकों का, जो उपन्यासों का, जो रचनाओं का क्रम है, मैंने उसी क्रम में कवियों को, लेखकों को, नाटककारों को, उपन्यासकारों को लेने का प्रयास किया है, ताकि आपको पता रहे कि कौन से कवि के बाद कौन से कवि का नाम आना है। कई बार हम सन भूल जाते हैं। अगर आपको कवि का नाम पता है तो आपको ये भी पता होगा, मान लो भारतेंदु जी के बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघंत जी आते हैं तो उनका समय भी उसके बाद वाला होगा, ना कि लास्ट वाला। ठाकुर जगमोहन सिंह वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो लास्ट के हैं, बाद के हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इतनी मैं भी मानती हूँ, इतने सारे सन याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इनको याद करने का भी एक ढंग होता है, तरीका होता है। या तो आप सन से उन राइटर्स के, उन कवियों के नाम याद कर लो, या उनकी रचनाओं के आधार पर। दोनों में से आपको परीक्षा में हेल्पफुल होंगे। और इस प्रकार से आपका जो विषय है उसको समझने में, उसको याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आपको मैं ये और बताना चाहती हूँ, कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं कि आप मैडम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बहुत अच्छे बनाते हो, वही करवा दिया करो। मेरी उन विद्यार्थियों से गुजारिश है, प्रार्थना है, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, रटवाना मेरा कर्तव्य नहीं है। मेरे को अपना विषय अच्छे से अच्छे आपको समझाना है। मुझे किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, क्योंकि मैं अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करूँगी। इसलिए जिन विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं, मैं उनको सलाह देती हूँ कि इस प्रकार के सुझाव मुझे ना दें। अगर आपने सुझाव देना है, कोई विषय दोबारा समझना है, किस विषय में त्रुटि है, उसको दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। अगर आपने रट करके ही परीक्षा पास करनी है तो आपके पास मार्केट से आप कितनी किताबें खरीदो, अंट शंट बहुत सारी किताबें हैं। मैं अपने विषय को मेहनत से, निष्ठा से तैयार करती हूँ, ताकि अगर मेरे इस विषय के कारण, मेरे एक वक्तव्य के कारण किसी भी विद्यार्थी को 2 या 4 नंबर का लाभ मिलता है, फ़ायदा होता है, तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। क्योंकि रट रट कर तो आप
हिंदी में एमए के अंदर 80% मार्क्स ले ही लेते हो, फिर आगे आपके टेस्ट क्लियर क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें तो जो बच्चे नेट के अंदर 65 या 70% नंबर ले लेते हैं उनके नेट या जेआरएफ क्लियर हो जाते हैं। आपने तो एमए में 80% मार्क्स ले रखे हैं, फिर आप क्यों घसीट रहे हो? उसका मेन कारण यही है कि आपने रटाफिकेशन से रट करके प्रश्नों को आपकी परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप अपने विषय को एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो। और आपसे एक निवेदन मेरा और भी है कि जो विद्यार्थी मेरे इन वक्तव्यों से वंचित रह गए हैं वो विद्यार्थी YouTube पर जाकर डॉक्टर सुशीला आर्या के नाम से मेरा पेज है, अगर वहाँ पर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तो मेरे जितने भी अब तक के वक्तव्य हैं वे सभी YouTube पर सेफ हैं। आप उनसे भी लाभान्वित हो सकते हो, आपका उनका भी फ़ायदा मिल सकता है। और आप लोगों को मैं ये आश्वासन दिलाती हूँ, चाहे मुझे लगे 6 महीने, चाहे लगे मुझे 8 महीने या 4 महीने, नेट, जेआरएफ, आईएएस, एचसीएस, यूपीएस, इन सभी परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है उनके ऊपर आधारित जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, समीक्षात्मक प्रश्न आते हैं, वे सभी प्रश्न और जो अति लघुत्रात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं उनका सारा पाठ्यक्रम मैं आपकी YouTube पर अपलोड करूँगी। जिन विद्यार्थियों को ये मेरा वक्तव्य पसंद आता हो, समझ आता हो, उनसे मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप मेरा जो चैनल है YouTube पर सब्सक्राइब करें और उसका पूर्ण लाभ उठाएं। आज का मेरा वक्तव्य इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करने की तरफ अग्रसर हो रही हूँ। वैश्विक महामारी ख़त्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हमारी सरकार की परेशानी भी बढ़ रही है, हमारी भी परेशानी बढ़ रही है कि किस प्रकार से आपको घर में बांध कर रखा जाए। सभी विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, उनसे लाभान्वित हों, अपना ज्ञान का वर्धन करें और जो वैश्विक महामारी है उसको ख़त्म करने में सहयोग करें सरकार का। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी आप अपना योगदान दे सकते हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ये भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि इससे ये महामारी आगे नहीं फैलेगी। अनावश्यक कार्य के लिए घर से बाहर ना जाएं। अगर जाना भी हो तुरंत कार्य करते ही घर आएं और सरकार द्वारा जो आपको चेतावनी दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनको फॉलो करें, उनको मानें और खुद भी स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ रखें, देश को भी सुरक्षित रखें। आप भी बचें और देश को भी बचाएं। धन्यवाद।